हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जेनेटिक कोड भी कंप्लीट कर लिया था। अभी देखते हैं क्या है इसके बाद। तो आज हम लोग ट्रांसफर आरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल हेडिंग में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टीआरएनए टीआरएनए इसका नाम ट्रांसफर आरएनए, इसी को कहते हैं सॉल्युबल आरएनए या शॉर्ट फॉर्म में एसआरएनए। इसी का दूसरा नाम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए कहो, चाहे सॉल्युबल आरएनए कहो, चाहे एडाप्टर मॉलिक्यूल कहो, क्या है जरा देखो। तो याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है कि ये एक स्पेशल आरएनए होता है जिसके दो काम होते हैं। इसका पहला काम है रीड जेनेटिक कोडान, जो कहाँ है, ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए पर जो जेनेटिक कोडान होते हैं उनको रीड करना है। दूसरी खास बात कैसे, याद रखिएगा, इसमें पाए जाते हैं एंटी कोडान। इसी की मदद से ये क्या करते हैं, कोडान को रीड करते हैं। एंटी कोडान क्या होता है अभी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तीसरी चीज है ये ब्रिंग करता है अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड लाता है काहे के लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और वो भी कैसे, अकॉर्डिंग टू बेस सीक्वेंस ऑन एमआरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम एमआरएनए पर जो भी बेस सीक्वेंस है उसके हिसाब से प्रोटीन की सिंथेसिस के समय अमीनो एसिड लाने की जिम्मेदारी किसकी है, इसी टीआरएनए की है। ठीक है, तो टीआरएनए जेनेटिक कोड को रीड करेगा, इसमें एंटी कोडान पाया जाएगा, ये अमीनो एसिड को ब्रिंग करेगा। अब क्या होता है थोड़ा और आगे देख लेते हैं। तो एक रटने वाला सवाल है, टीआरएनए का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, टीआरएनए का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है, तो कहेंगे इन्वर्टेड एल शेप। लेकिन टीआरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टीआरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो आंसर देंगे ये होता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। देखें तो हम अगर इसको देखें, ये है इन्वर्टेड एल शेप। ये मान लेते हैं कि
5 डैश, तो ये क्या होगा 3 डैश। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर देखें तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऐसा है और इन्वर्टेड एल शेप ऐसा है। तो ये तो दो रटने वाले सवाल हैं। अब कुछ काम की बातें देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि टीआरएनए है। ठीक, और ये मान लेते हैं कि 5 डैश इंड है, और ये मान लेते हैं 3 डैश इंड है। ठीक, और ये है एंटीकोडान लूप। अगर किसी पर्टिकुलर टीआरएनए को ध्यान से देखें तो ये इन्वर्टेड एल शेप है। इसके 2 इंड होते हैं 5 डैश से 3 डैश, और इसका जो 3 डैश इंड होता है यही सबसे काम का है। ये होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड। और अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड की खास बात होता है कि ये बाइंड होता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड। किसी टीआरएनए का जो 3 डैश इंड होता है वही अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड होता है, और ये बाइंड करता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड से। जैसे जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि अगर जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये कोई टीआरएनए है। अगर ये कोई टीआरएनए है और इसमें मिथियोनीन अमीनो एसिड ऐड है, तो ये जो टीआरएनए है जिसमें मिथियोनीन अमीनो एसिड है इसे कहते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। याद रखिएगा, इनिशिएटर कोडान के लिए एक स्पेशल इनिशिएटर टीआरएनए होता है जिसपे मिथियोनीन, ऐसे इस पर्टिकुलर जगह कोई भी अमीनो एसिड जुड़ा होगा तो जो अमीनो एसिड जुड़ा होगा वो हिसाब से होगा। ठीक, वापस आते हैं। तो एक तो अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड पाया जाता है जो कि 3 डैश इंड होता है। दूसरा एंटीकोडान लूप पाए जाते हैं, और एंटीकोडान लूप की खास बात ये होती है कि यहाँ 3 अनपेयर बेस पाए जाते हैं। वैसे होते तो 7 अनपेयर बेस हैं, उसमें से 3 जो अनपेयर बेस होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एंटीकोडान। एंटीकोडान तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ जो 3 अनपेयर बेस हैं वो मान लेते हैं कि यू ए जी है। ठीक है, तो देखो हाल क्या होगा। हाल ये होगा कि जो mRNA होगा ये mRNA होगा, और ये क्या है टीआरएनए है। टीआरएनए पर क्या पाया जाता है एंटीकोडान। mRNA पर क्या पाया जाता है कोडान। देखो कैसे, अगर यहाँ U है तो यहाँ A होगा, यहाँ A है तो यहाँ U होगा, यहाँ G है तो यहाँ C होगा। तो खास बात ये है कि ये क्या है, ये है कोडान, और ये क्या है, ये है एंटीकोडान। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये mRNA है तो ये होगा 5 डैश और ये होगा 3 डैश, और अगर ये टीआरएनए है तो यहाँ होगा 5 डैश और यहाँ होगा 3 डैश। मतलब इसका 5 डैश वाला बेस इसके 3 डैश वाले बेस से, और
और इसका 5' वाला इसके 3' वाले बेस से जुड़ेगा। ठीक है। कोडान और एंटी कोडान, कोडान और एंटी कोडान, तो कोडान के जो और एंटी कोडान के जो बेस सीक्वेंस हैं, इनके जो बेस सीक्वेंस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कोडान का कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडान और एंटी कोडान का कॉम्प्लीमेंट्री कोडान होता है। ठीक, तो ये दिमाग में रखिएगा कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो एंटी कोडान का कोडान और कोडान का एंटी कोडान होता है। ठीक, जैसे अगर मान लेते हैं mRNA पर AUC कोडान है, तो अगर यहाँ AUC कोडान है तो यहाँ A की जगह U हो जाएगा, U की जगह A हो जाएगा, C की जगह G हो जाएगा। तो किसी tRNA में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं। tRNA में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, और ये स्पेसिफिक होता है, विशेष अमीनो एसिड के लिए विशेष अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। दूसरा, इसमें पाया जाता है एंटी कोडान लूप, और एंटी कोडान लूप की खास बात ये होती है कि एंटी कोडान पे जो बेस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किसके, कोडान पर। कोडान कहाँ पाया जाता है, mRNA पर। एंटी कोडान कहाँ पाया जाता है, tRNA पर। mRNA के जो बेस हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडान होते हैं। तो वास्तव में tRNA क्या करता है, कोडान को रीड करता है किसकी मदद से, तो आंसर देंगे क्या, एंटी कोडान की मदद से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहां डायग्राम में देख लें, अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो देखिए ये है 5' ये है 3' और 3' पर ही देखो अमीनो एसिड जुड़ा है, इसका मतलब ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है। ये है 5' ये है 3', ये देखिए अमीनो एसिड जुड़ा है, इसका मतलब ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है। ये हुआ 5' ये हुआ 3'। देखो tRNA पर क्या है, एंटी कोडान, और mRNA पर क्या है, कोडान। अगर कोडान है AGU तो एंटी कोडान हो गया UCA। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ कोडान है UAC तो एंटी कोडान हो गया AUG। ठीक, ये हो गया इसका 5' ये हो गया क्या, 3', तो ये इसका क्या हो जाएगा 5' और ये हो जाएगा 3'। बस ये याद रखिएगा कि एंटी कोडान कोडान 5' to 3' पढ़ा जाता है और एंटी कोडान भी 5' to 3' ही पढ़ा जाता है। तो कोडान पढ़ेंगे इधर से इधर को और एंटी कोडान पढ़ेंगे इधर से इधर को। ठीक है, जैसे इसका कोडान का ये एंटी कोडान, इस कोडान का ये एंटी कोडान। अब पढ़ लेते हैं से। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर टू किसको, फ्रांसिस क्रिक। क्या, कोई ना कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए जो रीड करती हो किसको, कोड को, और जो लिंक होती हो किससे, अमीनो एसिड से। क्योंकि अमीनो एसिड की कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है जो रीड कर सके किसको, कोड को। ही का मतलब ये है फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने ही पास्टुलेट किया कि कोई ना कोई चीज़ दुनिया में है जो क्या है, एडाप्टर मॉलिक्यूल के तरीके से है, जो एक तरफ क्या करती होगी, रीड करती होगी कोड को, और दूसरी तरफ क्या करती होगी, बाइंड होती होगी स्पेसिफिक अमीनो एसिड से। वो कौन है, वो है tRNA, जिसका दूसरा नाम sRNA या सॉल्युबल RNA है। ठीक है, ये जेनेटिक कोड की खोज होने से पहले ही पास्टुलेट कर दिया था, लेकिन इसका रोल एज ए एडाप्टर मॉलिक्यूल बाद में पता चला। ठीक है, और देखते हैं क्या लिखा है। tRNA में पाया जाता है एंटी कोडान लूप, और एंटी कोडान लूप में क्या होता है, एंटी कोडान लूप की खास बात है ये कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करता है किससे, कोडान, और इसमें पाया जाता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जहाँ क्या बाइंड करता है, अमीनो एसिड। tRNA की खास बात यह है कि ये स्पेसिफिक होता है किसी विशेष अमीनो एसिड के लिए, मतलब विशेष अमीनो एसिड के लिए विशेष tRNA। जैसे इनिशिएशन अगर करना है तो स्पेसिफिक tRNA होगा जिसका नाम क्या होगा, इनिशिएटर tRNA, और इस पर जुड़ा क्या होगा, मिथियोनिन। कोई भी टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, नो tRNA नहीं पाया जाता है किसके लिए,
स्टॉप कोडान के लिए। इनिशिएटर कोडान के लिए टीआरएनए होता है, स्टॉप कोडान के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर पूछेगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्लोवर लीफ जैसा कहते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर पूछेगा तो ये कैसा होता है, इन्वर्टेड एल शेप होता है। चलिए अब हेडिंग आ गई है ट्रांसलेशन। चलिए तो ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेशन, यहाँ ट्रांसलेशन का जो मतलब है, अगर इंग्लिश में होते तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, वो दूसरी बात है, या हिंदी का इंग्लिश में करते हैं वो भी दूसरी बात है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन यहाँ नहीं, यहाँ दूसरी बात है। बात देखो क्या है, तो ट्रांसलेशन वास्तव में क्या, तो ये वह मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। अब सवाल है कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है पॉलीमेराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का पॉलीमेराइजेशन होता है, मतलब एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से, को तीसरे अमीनो एसिड से, को चौथे अमीनो एसिड से जोड़ते हैं। किसके द्वारा, तो आंसर देंगे पेप्टाइड बॉन्ड। इसके द्वारा जोड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसी को पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड कहते हैं। इसी नाते प्रोटीन का जो दूसरा नाम है, इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन का मतलब पॉलीपेप्टाइड, इसका मतलब है पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। और इसमें करते क्या है, अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ते हैं, किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनने में, पेप्टाइड बॉन्ड बनने में फॉर्मेशन में एनर्जी लगती है। और एनर्जी कहाँ से आएगी बेटा, तो एनर्जी आएगी एटीपी से और जीटीपी से। इसको ऐसे समझे कि अगर एक अमीनो एसिड जोड़ना है, अगर एक अमीनो एसिड जोड़ना है तो एक ही लगेगी एटीपी और साथ में लग जाएंगे 2 जीटीपी। इसको ऐसे समझे, मान लेते हैं कि किसी प्रोटीन में, 25 अमीनो एसिड हैं, तो बताओ इस प्रोटीन बनाने में कितने एटीपी लगे होंगे और कितने जीटीपी, तो 25 एटीपी एंड 50 जीटीपी लगे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फर्स्ट फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, फर्स्ट फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, तो आंसर दीजिएगा एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, या इसी को कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चाहे कहो एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, कहो चाहे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस दौरान होता क्या है, तो इस दौरान देखो क्या होता है। इस दौरान एक एक्टिवेटेड
अमीनो एसिड को बाइंड कर देते हैं, किससे? टीआरएनए। और अमीनो एसिड को एक्टिवेट कैसे करते हैं? एनर्जी से। और एनर्जी कहां से लाएंगे? एटीपी। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि फर्स्ट फेज में क्या करते हो, फर्स्ट फेज में क्या करते हो, तो आप कहेंगे एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए करते हैं या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए करते हैं। क्या करते हैं इस दौरान? इस दौरान एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को बाइंड कर देते हैं टीआरएनए से। और अमीनो एसिड को कैसे एक्टिवेट करते हो? तो विद द एनर्जी ऑफ एटीपी। इधर देखो, मान लेते हैं कि ये टीआरएनए है, ठीक है। तो इस टीआरएनए से अमीनो एसिड जोड़ दिया जाए तो इसी टीआरएनए को कहते हो चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। और चार्ज टीआरएनए इसको कहोगे तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे? तो जो ये जोड़ने वाली प्रोसेस है, ये जो जोड़ने वाले प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जब कभी टीआरएनए में अमीनो एसिड जुड़ जाए तो इसको कहेंगे चार्ज्ड टीआरएनए। तो होता क्या है, जब ऐसे ही दो चार्ज टीआरएनए एक साथ आ जाए, ऐसे ही दो चार्ज्ड टीआरएनए एक साथ आ जाए, ये भी क्या है? चार्ज्ड टीआरएनए। तो जैसे ही दोनों चार्ज टीआरएनए एक साथ आएंगे, वैसे होगा क्या? एक अमीनो एसिड जो इस पर है और दूसरा अमीनो एसिड जो इस पर है, वो दोनों जुड़ जाएंगे। अमीनो एसिड से जुड़ जाएगा, किसके द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो मोटा मोटा ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछा जा चुका है। चलो इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेशन क्या है? तो कहोगे प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। इससे क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड बनेगा। पॉलीपेप्टाइड में जो आर्डर होगा या जो भी सीक्वेंस होगा किसका? अमीनो एसिड का, वो कौन तय करेगा? तो कहोगे सीक्वेंस ऑफ बेस इन एमआरएनए। एमआरएनए के सीक्वेंस ही तय करेंगे। अमीनो एसिड ज्वाइंट बाय बॉन्ड, नाम क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को क्या चाहिए? एनर्जी। ये देखो इंपॉर्टेंट बात लिखी है, फर्स्ट फेज में क्या होता है? तो फर्स्ट फेज में कहोगे कि जो अमीनो एसिड है उसको एक्टिवेट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? एटीपी की प्रेजेंस में। फिर अमीनो एसिड को जोड़ देंगे, किससे? टीआरएनए। और इस प्रोसेस को कहोगे क्या? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या इसको कहोगे क्या? एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अगर ऐसे ही चार्ज्ड टीआरएनए बहुत करीब आ जाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और दोनों अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे और एनर्जी, चूंकि पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी लगती है। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये बात दिमाग में रखना है, कैटालिस्ट का जो प्रेजेंस है वो इनहांस कर देगा क्या? रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब दो बातें और समझ लेते हैं। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, तो ट्रांसलेशन में अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो
ट्रांसलेशन में क्या आवश्यकता होगी? अगर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो हमको चाहिए तीनों, mRNA भी चाहिए, tRNA भी चाहिए और rRNA भी चाहिए। और तीनों RNA क्यों चाहिए? इसमें से जो mRNA है ये एज टेम्पलेट होता है। क्यों? mRNA पर जो भी बेस सीक्वेंस होते हैं वही तय करते हैं क्या? अमीनो एसिड का सीक्वेंस। क्यों? mRNA बेस सीक्वेंस, mRNA के जो बेस सीक्वेंस है वही डिटरमाइन करेंगे किसको? अमीनो एसिड सीक्वेंस। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, जो tRNA है वो काम करेगा एडाप्टर मॉलिक्यूल। और ये एडाप्टर मॉलिक्यूल में करेगा क्या? होता क्या है कि जो tRNA है वो दो काम करेगा। एक तो रीड करेगा, जेनेटिक कोडान, और क्या करेगा? ब्रिंग, लाएगा अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड लाएगा और जेनेटिक कोडान रीड करेगा। जबकि जो rRNA है वो rRNA एज सेलुलर फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेलुलर फैक्ट्री की तरीके से कौन काम करेगा? rRNA। क्यों? क्योंकि जो rRNA है ये जो rRNA है ये बनाएगा क्या? राइबोसोम। और राइबोसोम ही क्या है? सेलुलर फैक्ट्री की तरीके से काम करेगा। अगर राइबोसोम को देखो तो राइबोसोम में पाए जाते हैं RNA और पाई जाती है प्रोटीन। RNA अगर राइबोसोम यूकैरियोट का है तो ये 80S राइबोसोम होगा और 80S राइबोसोम यूकैरियोट का होता है। तो अगर यूकैरियोट का राइबोसोम है तो उसमें पाया जाएगा क्या? RNA और पाई जाएगी प्रोटीन। कितने टाइप के? तो कहेंगे 4 टाइप के। RNA 4 टाइप का होता है, जबकि प्रोटीन कितने टाइप का पाई जाती है? तो आंसर देंगे 80 टाइप की। 4 टाइप की RNA और 80 टाइप का प्रोटीन। इसमें जो 4 टाइप के RNA होते हैं वो कौन से? तो याद रखिएगा 18S, 28S, 5.8S और 5.0S। कुल 4 प्रकार के होते हैं। 18S, 28S, 5.8S और 5.0S। ये 4 प्रकार के क्या पाए जाएंगे? RNA पाए जाएंगे, जबकि 80 टाइप की क्या पाए जाएंगे? प्रोटीन पाए जाएंगे। ठीक, चलो इसको एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। एक और बात समझ लीजिए, यूकैरियोटिक राइबोसोम 2 यूनिट में पाया जाता है। कौन सा? स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट कौन सी होती है? तो कहते हैं 40S। लार्जर यूनिट कौन सी होती है? तो कहते हैं 60S। ये दोनों यूनिट अलग अलग रहती हैं। स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट अलग अलग पाई जाती हैं। जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो दोनों यूनिट जुड़ती हैं। ये मान लेते हैं कि स्मॉलर यूनिट है, ये मान लेते हैं
लार्जर यूनिट है, ये है 60s, ये है 40s, ये दोनों यूनाइट कर जाएंगे तो बनेगा राइबोसोम। और राइबोसोम का हाल देखो क्या होगा, ये राइबोसोम बन गया, ये राइबोसोम होगा और इसका नाम है, ये हो जाएगा 80s राइबोसोम। ठीक है, तो ये तब जुड़ेंगे जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होगी। प्रोटीन की सिंथेसिस के टाइम स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट जुड़ जाएंगे और बन जाएगा 80s राइबोसोम। चलो एनसीईआरटी में देख लेते हैं इसको। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, ये क्या है, ये राइबोसोम है। राइबोसोम में क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चरल आरएनए, कौन सा, वही राइबोसोमल आरएनए, और लगभग 80 डिफरेंट प्रोटीन पाई जाती है। जब ये इनएक्टिव स्टेट में होता है तो इसकी दो सब यूनिट होती हैं, लार्ज और स्मॉल। ठीक है, और जब प्रोटीन बननी होती है, तो जब प्रोटीन बननी होती है तो लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट आपस में जुड़ती है। ठीक है, कुछ आगे का भी देख लेते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे प्रोटीन बनना शुरू होगा, तो ये देखते हैं जरा। तो होता ये है कि मान लेते हैं कि ये स्मॉलर यूनिट है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये लार्जर यूनिट है, ये है 40s और ये है 16s। ठीक है, होता ये है जो लार्जर यूनिट है वो टीआरएनए से जुड़ जाएगी और जो स्मॉलर यूनिट है वो एमआरएनए से जुड़ जाएगी। तो जुड़ने के बाद हाल देखो क्या होगा, हाल ये होगा, ये होगी लार्जर यूनिट, ये होगी स्मॉलर यूनिट, ये होगा एमआरएनए और ये होगा टीआरएनए। ठीक है, तो टीआरएनए लार्जर यूनिट से जुड़ गया, एमआरएनए ये क्या है, एमआरएनए। अब देखिए काम की बात समझिए, जब कभी स्मॉलर यूनिट जब कभी स्मॉल यूनिट किससे बाइंड कर जाए, बाइंड विद एमआरएनए, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी स्मॉल यूनिट एमआरएनए से बाइंड हो जाता है तो इसी को कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि बिगिनिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है तो कहोगे बाइंडिंग ऑफ स्मॉल यूनिट विद द एमआरएनए। तो छोटी वाली यूनिट एमआरएनए से जुड़ जाएगी, बड़ी वाली यूनिट टीआरएनए से जुड़ जाएगी, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जब दोनों जुड़ेंगे तो हाल देखो क्या होगा, हाल ये होगा, हाल ऐसा कुछ होगा। देखो क्या होगा, स्थिति ये होगी कि ये मान लेते हैं कि एमआरएनए है, ठीक है, और ये मान लेते हैं लार्जर यूनिट के दो पार्ट हैं, लार्जर यूनिट की दो साइट होती है, एक का नाम होता है पी साइट और एक का नाम होता है ए साइट। देखो होता क्या है तो वो समझो, और ये मान लेते हैं कि एक टीआरएनए है, तो होगा ये
कि mRNA पर जो mRNA पर जो कोडान होगा, जैसे mRNA पर मान लेते हैं पहला कोडान AUG है, तो यहाँ जो tRNA आया होगा A की जगह U होगा, U की जगह A होगा और G की जगह C होगा। ऐसा tRNA आएगा जिस पर ये एंटी कोडान होगा और इस पर ये कोडान होगा। ऐसे ही बगल में मान लेते हैं कि UAC कोडान है, तो यहाँ जो tRNA आएगा, यहाँ जो tRNA आएगा, यहाँ जो tRNA आएगा उस पर जो एंटी कोडान होगा, U की जगह A होगा, A की जगह U होगा और C की जगह G होगा। फिर मान लेते हैं कि यहाँ पर UUC है, ठीक है। तो अगर यहाँ UUC है तो देखो एक नया tRNA जिसके पास कोडान होगा AAG और इसके पास एक कोई अमीनो एसिड होगा। यहाँ जो tRNA आया है इसके पास भी एक अमीनो एसिड है, यहाँ कोई tRNA है इसके पास भी एक अमीनो एसिड है। तो स्थिति देखो क्या बन के तैयार हो गई है। ये है mRNA और mRNA पर ये क्या है, कोडान है। जैसे ही लार्जर यूनिट स्मॉलर यूनिट से जुड़ेगी वैसे ही mRNA के कोडान के रेस्पेक्ट में सामने tRNA वो होगा जिसका सेम एंटी कोडान होगा और उसके पास एक कोई न कोई अमीनो एसिड होगी। वैसे ही इस कोडान के लिए दूसरा tRNA इधर से इंटर कर जाएगा, ठीक है। अब देखो इस कोडान के सामने ये tRNA उसका अमीनो एसिड, इस कोडान के सामने ये tRNA उसका अमीनो एसिड, ये एंटी कोडान इस कोडान से बाइंड कर गया है, ये एंटी कोडान इस कोडान से बाइंड कर गया है। फिर क्या होगा, फिर देखो क्या होगा। उसके बाद ही आपको समझना है कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये अमीनो एसिड जो पहले tRNA के पास है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। ये अमीनो एसिड जो पहले के पास है ये टूट के जाएगा, ये टूट के जाएगा और इस अमीनो एसिड के ऊपर जुड़ जाएगा। ये अमीनो एसिड इस अमीनो एसिड के ऊपर जुड़ जाएगा। फिर देखो क्या होगा, फिर ये राइबोसोम इधर की तरफ चलेगा। तो जब ये राइबोसोम इधर की तरफ चलेगा तो हाल क्या होगा, हाल ये होगा कि ये वाला यूज कोडान, ये वाला tRNA, ये वाला एंटी कोडान, ये तीनों बाहर निकल आएंगे। क्योंकि जब राइबोसोम चलेगा mRNA पर किस दिशा में, ये 5' है बेटा, ये 3' है। राइबोसोम चलेगा किधर, 5' से 3'। तो जब ये इधर की तरफ चलेगा तो ये वाला कोडान बाहर आ जाएगा, ये वाला एंटी कोडान बाहर आ जाएगा, ये वाला tRNA बाहर आ जाएगा। तो यहाँ जो होगा tRNA और कोडान और एंटी कोडान, ये tRNA, ये एंटी कोडान और ये कोडान, ये पूरा सेट यहाँ आ जाएगा। तो अगर ये पूरा सेट यहाँ आ जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ये वाला tRNA अंदर आ जाएगा, ये वाला एंटी कोडान अंदर आ जाएगा और ये वाला कोडान अंदर आ जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो होता क्या रहेगा कि अभी ये बाहर आया, फिर ये बाहर आया, फिर ये बाहर आया, उधर से एंट्री होती चली जाएगी। तो थोड़ी देर बाद की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ये मान लेते हैं कि mRNA है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि स्मॉलर यूनिट है और ये मान लेते हैं कि लार्जर यूनिट है। स्थिति ये हो रही होगी कि जो यहाँ कोडान होंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ AAG लिख दिया, तो यहाँ जो tRNA होगा उसका एंटी कोडान UUC होगा, ठीक है, और यहाँ जो tRNA होगा उसका कोडान यहाँ होगा, मान लेते हैं GAC है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा CUG होगा, ठीक है।
कुह, और यहाँ एक नया स्थिति होगी, मान लेते हैं यहाँ ए ए जी है, फिर तो यहाँ या ए ए सी कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ ए ए सी है, तो जो नया टीआरएनए यहाँ आने वाला होगा उसके पास क्या होगा, यू यू जी होगा। ठीक है, इधर से टीआरएनए निकलते रहेंगे और इधर से नए टीआरएनए आते रहेंगे, और ये राइबोसोम मूव करेगा कहाँ, ओवर एमआरएनए, किधर 5' to 3'। ठीक है, तो ये 5' to 3' मूव करता जाएगा, ये है इसका 5', ये है इसका 3'। तो जैसे जैसे ये इधर की तरफ बढ़ेगा वैसे यूज टीआरएनए, उसका यूज कोडान, उसका एंटी कोडान और कोडान, मतलब ये कोडान, ये एंटी कोडान और ये टीआरएनए इधर निकल आएगा, ये वाला पूरा सेट यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला पूरा सेट यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो धीरे धीरे देखो क्या होगा। धीरे धीरे स्थिति ये होगी, धीरे धीरे स्थिति ये होगी कि मान लेते हैं कि ये एमआरएनए यहाँ तक बना है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ मिल जाए UAA। आपको याद है ये क्या है, ये एक स्टॉप कोडान है। जैसे ही राइबोसोम यहाँ पहुंचेगा, जैसे ही राइबोसोम यहाँ पहुंचेगा, वैसे देखो होगा क्या, इधर से कोई टीआरएनए नहीं आएगा, नॉट कम इन। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस स्टॉप कोडान के लिए कोई एंटी कोडान होता ही नहीं है। तो जैसे ही राइबोसोम पहुंचेगा स्टॉप कोडान पर, वैसे ही उधर से कोई टीआरएनए नहीं आएगा। नहीं आएगा इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस अब टर्मिनेट हो गई है। फिर क्या होगा, फिर रिलीज फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर किससे बाइंड कर जाएंगे, तो रिलीजिंग फैक्टर जाकर के स्टॉप कोडान से बाइंड कर जाएंगे, और जिससे जो प्रोटीन होंगी, यहाँ जो टीआरएनए होगा उस पर बहुत सारे अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन होगी, ये क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, या इसको थोड़ा बैक करके फिर से देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ हुआ नहीं है, ये है लार्जर यूनिट, ये है स्मॉलर यूनिट। लार्जर यूनिट जुड़ जाएगी टीआरएनए से, स्मॉलर यूनिट जुड़ जाएगी एमआरएनए से। ये लार्जर यूनिट विद टीआरएनए है, ये स्मॉलर यूनिट विद एमआरएनए है, ये दोनों जुड़ेंगे। तो जब जुड़ेंगे तो इसके कोडान से इसका एंटी कोडान मैच कर जाएगा। ठीक है, तब तक यहाँ नया कोडान होगा, यहाँ नया एंटी कोडान, यहाँ नया ट्रांसफर आरएनए होगा। अब इसमें एक ट्रांसफर आरएनए है, उसका एंटी कोडान है, उसका कोडान है। इसमें भी ट्रांसफर आरएनए है, उसका एंटी कोडान है, उसका कोडान है। इसका अमीनो एसिड है, इसका अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड यहाँ जुड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वाला कोडान एंटी कोडान बाहर आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे करते 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 कहाँ पहुँच जाएंगे, तो देखो कहाँ पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे स्टॉप कोडान। और जब स्टॉप कोडान पहुँचेंगे तो वहाँ कोई टीआरएनए नहीं आएगा, तो रिलीजिंग फैक्टर इससे बाइंड कर जाएगा और कहेंगे टर्मिनेशन हो गया है। दो बातें और देख लेते हैं। ट्रांसलेशन, के भी 3 स्टेप होते हैं। कौन से, तो स्टेप वही हैं, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, चलो एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, जब छोटी सब यूनिट किससे जुड़ जाती है, एमआरएनए से, तो
प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन क्या हो जाएगा, बिगिन कर जाएगा। यहाँ पर दो साइट हैं, किस पे, लार्जर यूनिट पर दो साइट होती है, कौन सी, एक होती है पी साइट और एक होती है ए साइट। किसके लिए, दोनों अमीनो एसिड के लिए। जैसे ही दोनों अमीनो एसिड बहुत करीब आएंगे वैसे क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। राइबोसोम एक्ट एज, ये पॉइंट टिक कर लीजिएगा, कैटालिस्ट काहे के लिए, फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। याद रखिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कैटालिस्ट का काम कौन करेगा, तो आंसर देंगे राइबोसोम ही करेगा। कौन सा, 23S राइबोसोमल आरएनए। किसमें काम करेगा, ये बैक्टीरिया की बात है। ट्रांसलेशन यूनिट, ये एक पैराग्राफ अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है। इस पैराग्राफ में ये जो 4 लाइनें लिखी हैं ये भी हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, उसके बाद का जरा देख लेते हैं। देखो यहाँ टिक कर लीजिए, लिखा है फॉर इनिशिएशन। राइबोसोम बाइंड करेगा किससे, एमआरएनए से। कहाँ पर, तो कहोगे स्टार्टर कोडान, और कोडान कौन सा होगा, AUG। यहाँ पर क्या आएगा, केवल इनिशिएटर टीआरएनए आएगा। राइबोसोम प्रोसीड इलांगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इस फेज के दौरान जो कॉम्प्लेक्स बना है ऑफ अमीनो एसिड जो टीआरएनए से लिंक्ड है वो सब बाइंड होते जाएंगे, ठीक है। बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडान एमआरएनए पर जो होगा, जिससे कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं, इससे टीआरएनए का एंटी कोडान। तो होता क्या है, एमआरएनए पर जो कोडान है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं, किसके, एंटी कोडान के। राइबोसोम मूव करेगा कोडान टू कोडान, राइबोसोम मूव करेगा कोडान टू कोडान। जरा इस बात को फिर से पढ़ लेते हैं। फॉर इनिशिएशन राइबोसोम बाइंड करेगा किससे, एमआरएनए। कहाँ पर, स्टार्टर कोडान। इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इनिशिएटर टीआरएनए। राइबोसोम ही प्रोसीड कराएगा क्या, इलांगेशन फेज। कैसे, ड्यूरिंग इलांगेशन फेज जो कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड टीआरएनए, ऐसा टीआरएनए जिससे अमीनो एसिड है वो सीक्वेंसली बाइंड करते जाएंगे, किससे, कोडान जो कहाँ होगा, एमआरएनए से। और कैसे बाइंड करेंगे, तो टीआरएनए कोडान से बाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस कहाँ पाए जाते हैं, टीआरएनए ऑफ एंटी कोडान। राइबोसोम मूव करेगा कोडान से कोडान, किसके ऊपर, एमआरएनए। अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, ट्रांसलेट होके क्या बनती रहेगी, पॉलीपेप्टाइड। किसके द्वारा, तो पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस कौन निर्धारित करेगा, डीएनए। लेकिन डीएनए यहाँ चल के तो आया नहीं है, डीएनए ने अपना संदेश किसको दे दिया था, एमआरएनए को। तो ध्यान से सुनिएगा, पॉलीपेप्टाइड का जो सीक्वेंस है वो डिक्टेटेड बाई, तो आंसर डीएनए देंगे, और रिप्रेजेंटेड बाई, तो आंसर एमआरएनए देंगे। अंत में क्या होगा, एक रिलीज फैक्टर बाइंड कर जाएगा किससे, स्टॉप कोडान से, जिससे टर्मिनेट कर जाएगा ट्रांसलेशन और रिलीज हो जाएगी क्या, पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम राइबोसोम। एक छोटा सा पैराग्राफ बेटा रह गया है, ये छोटा सा पैराग्राफ, ये इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये एमआरएनए है, ठीक। अगर ये एमआरएनए है तो ये इसका हो गया 5' और ये हो गया इसका 3'। अब देखो काम की बात, आपको पहले से ही पता है। मान लेते हैं कि ये हो गया AUG और मान लेते हैं कि UAA। तो ये तो कहानी पहले से पता है कि ये क्या है, इनिशिएटर कोडान, और ये क्या है, टर्मिनेटर
कोडान, और बीच में ये 3 यहाँ लगे हैं, ये 3 बेस यहाँ है, बीच में और भी बहुत सारे बेस होंगे। ठीक है, किसी आरएनए का वो रीजन जो इनिशिएटर कोडान और टर्मिनेटर कोडान के बीच में होता है, इनिशिएटर कोडान से लेकर के टर्मिनेटर कोडान के बीच का होता है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन रीजन। और ट्रांसलेशन रीजन के पहले ये दिख रहा है, और ट्रांसलेशन रीजन के बाद ये दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये जो स्पेशल रीजन है और ये जो स्पेशल रीजन है, इसे कहते हैं यूटीआर। ये भी क्या है, यूटीआर। ये क्या है, तो इसे कहेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अनट्रांसलेटेड रीजन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये यूटीआर कहाँ है, ये यूटीआर कहाँ है, तो कहोगे एट 5' एंड। और ये यूटीआर कहाँ है, तो कहोगे एट 3' एंड। लेकिन है कहाँ, तो ये 5' एंड पर है, लेकिन इनिशिएटर कोडान के पहले, तो कहोगे बिफोर इनिशिएटर कोडान। और ये कहाँ बेटा, ये तो स्टॉप है, स्टॉप के बाद में है, तो कहोगे कहाँ है, आफ्टर स्टॉप कोडान। ठीक है, ट्रांसलेशन रीजन जरूरी है, ट्रांसलेशन रीजन जरूरी है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। वो अलग मसला है कि अनट्रांसलेशन रीजन भी उतना ही जरूरी है। अनट्रांसलेशन रीजन से कोई अमीनो एसिड तो कोड नहीं होता है, ये कोड नहीं करेंगे, नॉट कोड अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड के लिए कोड तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूरी है किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। तो चलो पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में भी। एनसीईआरटी में लिखा है कि एक ट्रांसलेशन यूनिट जो एमआरएनए की है, ये क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ आरएनए है जो फंसा हुआ है किसके बीच, स्टार्टर कोडान एयूजी और स्टॉप कोडान। और यही कोड करता है किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड के लिए। लेकिन एमआरएनए में कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी कहते हैं पाए जाते हैं, जिनका नाम, जो ट्रांसलेट नहीं करते हैं, ट्रांसलेट नहीं करते हैं तो नाम अनट्रांसलेटेड रीजन। कहाँ प्रेजेंट है, देखो कहाँ है, ये 5' एंड पर है लेकिन स्टार्ट कोडान के पहले, और ये 3' एंड पर है कहाँ, स्टॉप कोडान के बाद। ये जरूरी है किसके लिए, इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर पर हम आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों।